स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज जीके सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात की थी और उसी दौरान हमने देखा था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सुप्रीम लॉ कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी सुप्रीम लॉ को, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस तरीके से फ्रेम किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल रहा, ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे, आज के सेशन में आपको जो भी फैक्ट्स जीके के पढ़ाए जाएंगे वहां से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आप चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट सेशन शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसने कही, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश किया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल क्या रहा। पहले हम इन बातों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। सबसे पहले भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात जो है वो एम एन रॉय ने कही। एम एन रॉय ने 1934 में आइडिया दिया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम करेगी। उसके बाद 1935 में देखा गया कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो डिमांड है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी कि हमें बनानी है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम करेगी। उसके बाद देखा गया 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत का जो संविधान बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा विदाउट एंड आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि यहाँ पर बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस हमको नहीं चाहिए जब हम भारत का संविधान क्रिएट करेंगे। बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, तो यहाँ पे जो मेंबर होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, वे बैक 1940 के बारे में हम बात करेंगे। 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर और इस ऑगस्ट ऑफर के दौरान जो डिमांड है भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है और उसके बाद आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर 1946। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान और ये कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसी प्लान के तहत भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की जाती है जो कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने का काम करेगी। तो ये कुछ टाइमलाइन थी। 1934 एम एन रॉय का आइडिया आता है। 1935 INC ये डिमांड पुट ऑन करता है। 1938 में बोला गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। 1940 में एक्सेप्ट कर लिया ऑगस्ट ऑफर के दौरान। 1942 में क्रिप्स मिशन जो कि रिजेक्ट किया गया बाय मुस्लिम लीग और उसके बाद आता है 1946 आता है कैबिनेट मिशन प्लान जो कि आता है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर। आगे चलते हैं। ओके, बात की जा रही है कंपोजिशन की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, एस्टैब्लिश हो जाएगी, बट इसमें कितने मेंबर रहेंगे ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बच्चे कुछ मेंबर इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे और कुछ प्रिंसली स्टेट से थे, कुछ ब्रिटिश इंडिया से थे। बात करेंगे मेंबर के बारे में। 296 मेंबर्स वर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया और उसके बाद 93 जो मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल मेंबरशिप, ठीक है, 296 प्लस 93 टोटल मेंबरशिप कितनी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 389 टोटल मेंबरशिप हो जाती है। बट होता क्या है, 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है। 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान। ये जो माउंटबेटन प्लान आता है ये क्या बात करता है कि अब दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की जाएंगी, एक भारत के लिए एक पाकिस्तान के लिए। तो ये जो मेंबरशिप थी 389 की ये रिड्यूस हो जाती है और कितनी हो जाती है उसके बाद 299 मेंबरशिप हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग कहाँ मूव कर जाते हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन जाते हैं। नाउ द असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट कर दी गई कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब मिलती है और क्या काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन डेट से पूछा जाता है। तो होता क्या है, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक तरीके से टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया जाता है, टेम्पररी। उसके बाद वापस से 11 दिसंबर को वापस एक मीटिंग होती है। पहले हुई 9 दिसंबर को,
1946 में टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद वापस से 11 दिसंबर को एक मीटिंग होगी 1946 में ही, और इस दौरान परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुने जाते हैं, और वो किसको चुना जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं और कुछ लीगल एडवाइजर भी चुने जाते हैं। बात करेंगे आगे वाली स्लाइड में, मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगी। उसके बाद अब देखो, हमें पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना इजी टास्क तो रहा नहीं होगा। तो बच्चे, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा टोटल। तो भारत का संविधान बनने में लगता है समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। इतने समय के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइनली 26 नवंबर को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। ईयर क्या रहेगा? 1949। यहाँ पे ईयर लिख लेना, नहीं मेंशन है। 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान जो है उसको एनफोर्समेंट में लाया जाता है। ये पूरी टाइमलाइन आपको आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ऑन दिसंबर 1946, ठीक है, हम लोगों ने 9 दिसंबर की अभी बात की थी, अब हम 11 दिसंबर की बात कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद एज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी के साथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी जी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। बट वहीं पे बी.एन. राव जी को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया। डायरेक्ट इनके नाम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, देखो 9 तारीख के बारे में हमने पढ़ा, 11 के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं 13 के बारे में। 13 दिसंबर 1946 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। होता क्या है, इस तारीख के दौरान जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये बताते, एक तरीके से प्रिंसिपल्स हैं और फिलॉसफी रखते हैं कि भारत का अगर संविधान बनाया जाएगा तो इन बातों का खास ध्यान रखा जाएगा। देखते हैं। The objective resolutions was moved on December 13, 1946 by the Pandit Jawaharlal Nehru, which provided the philosophy and guiding principles for framing the Constitution of India। अगर भारत का संविधान बनाया जाएगा तो ये फिलॉसफी रहेगी और इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। लेटर, यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, लेटर took the form of preamble of the Constitution of India। अब बात करते हैं ये जो रेजोल्यूशंस थे बच्चे, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए थे, इनको विद फुल सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया। कब किया? ऑन 22 जनवरी 1947 में। कोई भी इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो भी बातें कही गई हैं उनके अपोजिशन में नहीं था। बात करते हैं कि मैम ये रेजोल्यूशन थे क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेजोल्यूशन बात करते हैं, टू फोस्टर यूनिटी ऑफ द नेशन एंड टू इंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू प्रोक्लेम इंडिया एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगी। हम इंश्योर करेंगे कि हम हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी बनाए रखें और हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेकंड बोलता है टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कि पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड की जाएगी। टू गारंटी एंड सिक्योर द जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये सारी चीजें हम हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे, गारंटी देंगे। आगे चलते हैं। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू द माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, to attain rightful and honored place in the world and make willing contribution to promotion of the world peace। हम world peace को promote करेंगे और लोगों के welfare के लिए काम करेंगे। ये हमारे संविधान की फिलॉसफी रहेगी, जो कि कहाँ लिखी हुई है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि लेटर हमारा प्रीएम्बल बनता है। आगे चलते हैं। अब बच्चे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारी कमेटीज बनाई गई थी। टोटल 22 कमेटीज थी, बट कुछ 8 मेजर कमेटीज थी, वो यहाँ पर लिखी हुई है और ये उनके चेयरमैन के नाम है। ये आप प्लीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 8 मेजर कमेटीज हैं और ये उनके चेयरमैन हैं। आगे चलते हैं।
फिर उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कि कुछ और पावर और अथॉरिटी देता है टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद 22 जुलाई 1947 की बात कर रहे हैं। 22 जुलाई 1947 में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का तो काम कर ही रही है, साथ के साथ कुछ और भी करती है। जो अभी हमारा नेशनल फ्लैग है, द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग, उसको भी अडॉप्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, जो भी ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे और इसके चेयरमैन रहे BR अंबेडकर जी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बच्चे अपना पहला ड्राफ्ट जो है वो फरवरी 1948 में सबमिट कर दिया था। इसके ऊपर कई सारी रीडिंग्स गई। ठीक है, 3 रीडिंग्स की हम मेजरली बात करते हैं। फरवरी 1948 ड्राफ्टिंग कमेटी प्रोड्यूस द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फरवरी 21, 1948। उसके बाद क्या होता है, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक इसकी पहली रीडिंग चलती है जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया। सेकेंड रीडिंग की हम बात करेंगे। सेकेंड रीडिंग फ्रॉम 15 नवंबर टू 17 अक्टूबर 1949 तक सेकेंड रीडिंग चलती है। इसके अंदर क्लॉज टू क्लॉज हर एक चीज को डिस्कस किया गया। उसके बाद 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक थर्ड रीडिंग होती है और इसी मीटिंग के दौरान, इसी रीडिंग के दौरान अडॉप्ट कर लिया जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ इसके उसके बाद क्या होता है बच्चे, 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए हर साल ये भी बता देती हूँ, 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। नाउ 24 जनवरी की बात करते हैं। 24 जनवरी को कुछ और काम किए गए। 24 जनवरी को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में उनको इलेक्ट किया गया। उसके अलावा जो नेशनल सॉन्ग है और जो नेशनल एंथम है इसको भी अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950। ये काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही किया गया। आगे चलते हैं। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन। हम लोगों ने पूरी टाइमलाइन देखी 9 जनवरी 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, सवाल में पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पूछ रहा है इनमें से वो कौन है जिनको अपॉइंट किया गया एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, HC मुखर्जी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा BN राव। देखा हमने ये कब हुआ था, ये काम हुआ था 11 दिसंबर को 1940 में। आगे चलते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी की भी बात कर लेते हैं। टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था 9 दिसंबर को 1946 ही होगा और ये रहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब चुने गए, 11 तारीख को ही चुने गए। आगे चलते हैं। Who among the following was the first person to put idea of a constituent assembly for India? पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, MN रॉय। राइट आंसर इज MN रॉय। और कब दिया था, 1934 में दिया था। आगे चलते हैं। बोल रहा है ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे। बताइए भैया, हर साल हम भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रॉपर समय कितना लगा भारत के लिए संविधान को बनाने में? 2 years 11 months 10 months 18 days, 2 year 11 months 18 days, 2 year 10 months 17 days। राइट आंसर है P, 2 year 11 months 18 days। और इसी के दौरान 11 सेशन हुए थे, 11 सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे चलते हैं। Who among the following moved the objective resolutions in the constituent assembly? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा मूव किए गए थे? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और कब किए गए थे? 13 दिसंबर 1946। क्या बताते हैं? फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स। आगे चलते हैं। Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly?
तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 22 कमेटी थी, बट 8 मेजर कमेटी जिसके बारे में मैंने यहाँ पर लगा रखा है। बट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन रहे, तो वो रहे जवाहरलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन टुडेज सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।